हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। और ये वीडियो मैं बहुत डिमांड भी बना रहा हूं। मैंने बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था जो स्पेशली गोरखपुर यूनिवर्सिटी दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। और इस वीडियो को बच्चों ने बहुत पसंद किया, बहुत कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग बच्चों ने लिखा और बच्चों ने उसी वीडियो को देख के कहा कि सर प्लीज़ कुछ हम लोग का प्रिपरेशन करा दीजिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे तैयार किया जाए, हम लोग को आइडिया नहीं है। मैंने जो पहला वीडियो लिया था उस वीडियो में मैंने बच्चों को सिलेबस बताया था, कैसे कट ऑफ बनती है, मेरिट्स कितनी जाती है, कितनी सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी कितनी सीट्स हैं, कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे कि आपका एडमिशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हो जाए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं, इस पर मैंने आपके साथ बात किया था। उस वीडियो में मैंने पूरे बीकॉम एंट्रेंस में क्या क्या आता है इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ काम किया था। बहुत ज़्यादा लाइक्स और बच्चों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया। और बच्चों का रोज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आता है कि सर प्लीज़ फिर बीकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाइए, पेपर्स डालिए, हम लोग को हेल्प करिए, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बुक्स भी मार्केट्स में इस तरह की अवेलेबल नहीं है। तो मैं बच्चों के डिमांड्स पे आज से इस पे काम करने जा रहा हूँ और मैं आपको लगातार 4-5 वीडियोज़ बीकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग लाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो आपको बताऊं, जो मेरा पहला वीडियो था बीकॉम एंट्रेंस का, अगर आप में किसी ने नहीं देखा हो तो आप जा करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने सब कुछ एंट्रेंस के रिगार्डिंग बता दिया है। एक बार उसको नहीं देखा हो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद मेरे फिर इस वीडियो को देखिएगा। आपका जो बीकॉम एंट्रेंस का एग्ज़ाम है इस बार 100 क्वेश्चंस का है। 50 क्वेश्चंस कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स स्ट्रीम के क्वेश्चन से है और 50 क्वेश्चन जनरल है। आपको बताऊं, जनरल में हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, फिर से जनरल मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ से हैं आपके और 50 क्वेश्चन कॉमर्स पोर्शन से है। मैं इस समय कॉमर्स पोर्शंस वाले टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं क्योंकि अगर आप 11th-12th कॉमर्स बैकग्राउंड्स के हैं तो अगर आपने इन टॉपिक्स पे फोकस कर दिया तो आप डेफिनेट बहुत आराम से डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। आप देखिए, इस बार 50 क्वेश्चन कॉमर्स पोर्शन से आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम बिजनेस स्टडीज भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मनी एंड बैंकिंग ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है और ये इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, ये 5 सेक्शन कॉमर्स में है और ये 50 क्वेश्चंस आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से सॉरी यहाँ तो 51, 100 क्वेश्चन है, 51 से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कॉमर्स पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा फोकस कर देंगे तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ इस 50 में से अगर आप 35 पहुँच गए, 30 प्लस पहुँच गए तो बाकी जो 50 है वहाँ से भी आराम से आप 25 क्वेश्चन पहुँच ही जाएंगे। तो इसमें ट्राई करिए इस पूरे 50 में से 35 क्वेश्चंस पे काम करिए। मैं आपके लिए आज जिस टॉपिक्स पे काम करने जा रहा हूँ, मुझे इन 5 पे आपके साथ काम करना है और 5 का सिर्फ मैं लेक्चर ही प्लान नहीं किया है, मैं पिछले 3-4 साल का पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं एक सेगमेंट्स में बताऊंगा क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़िए आप, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा और ठीक दूसरे वीडियो में उसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछेगा। और आपको बताऊं, पेपर्स, ये जो बुक्स में पेपर देते हैं ना, वो पेपर रियल में आपके एग्जाम का ओरिजिनल पेपर नहीं होता है, वो ऐसे मॉडल पेपर के नाम से आते हैं। मेरे पास एंट्रेंस की कई साल के पेपर्स हैं। देखिए, ये 2019 का पेपर है, ठीक है, 2018 का है, 2016 का है, ऐसे ही कई साल का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं आपको इसी ओरिजिनल पेपर, ये वो पेपर्स हैं जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं। देखिए, यहाँ बच्चों का नेम, रोल नंबर्स मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये ओरिजिनल पेपर है और इस ओरिजिनल पेपर से मैं आपको काम कराऊंगा। जो बुक्स बाजार में मिलती हैं वो बुक्स को मत खरीदिए, उस बुक से आपको कोई हेल्प मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं आज से आपको बीकॉम एंट्रेंस में क्या कैसे कैसे करना है उसको प्रॉपर वे में गाइड करने जा रहा हूं। हाँ, जो जनरल क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद तैयार कर लीजिए, उसमें मैं
ट्राई कर रहा हूँ उसमें रीजनिंग और मैथ से कुछ टॉपिक आपको प्रोवाइड्स करूँ, उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। बट ये 5 टॉपिक्स तो मैं कवर करने ही जा रहा हूँ आपको। 5 से 6 वीडियो आपको लगातार मैं इस पे एग्जाम के पहले प्रोवाइड्स कर दूंगा, और आप मेरी वीडियो, इन सारी वीडियो को कई बार देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए कॉमर्स का पोर्शन है, 5 टॉपिक्स है, इससे 50 क्वेश्चन। आज मैं इनमें से एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जहां कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में रहते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी आपके एग्जाम्स में रहते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कैसे कैसे आपको इसमें करना है। और बता दूं, क्वेश्चन जितने भी आते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं, सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा मत सोचेगा कि न्यूमेरिकल्स आएंगे हमको पूरा अकाउंट स्टडी करना पड़ेगा, एक एक चीजों को देखना होगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहूंगा नहीं करने के लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप किस चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे और किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, हम इसके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम इनमें से आज अकाउंटिंग कवर करने जा रहे हैं, और अकाउंटिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इस पे A to Z स्टार्ट करने वाला हूं। अकाउंटिंग की बात करेंगे तो आप जानते हैं जिस अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। आई मीन डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहला यहीं से स्टार्ट हो गया कि अकाउंटिंग की ओरिजिन, डबल एंट्री सिस्टम की ओरिजिन कब की है। पहला क्वेश्चन जनरली आपको कई बार इस टॉपिक से मिलेगा कि डबल एंट्री सिस्टम की ओरिजिन क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम की ओरिजिन 1494 की है, और इसके फाउंडर थे लुकास पास्चोली, इटली से बिलोंग करते थे। इटली आप जानते हैं, सिटी वेनिस। तो कई बार आपके एग्जाम पूछा है कि डबल एंट्री सिस्टम को किसने प्रोपाउंड किया, तो आंसर होगा लुकास पास्चोली। किस ईयर में? 1494 में। 1494 में डबल एंट्री सिस्टम को लुकास पास्चोली ने वो किया। और किस कंट्री से बिलोंग करते थे लुकास पास्चोली? इसको लुकास पास्चोली भी कहते हैं। इस इटली से, किस सिटी से? वेनिस। आइए पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। फिर बात आती है डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल्स क्या है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि एक चीजों को हम 2 बार रिकॉर्ड है। डबल एंट्री, डबल मीन 2 टाइम्स, एंट्री मीन्स लिखना, सिस्टम मीन्स मेथड। यानी किसी चीज को 2 बार रिकॉर्ड करने का मतलब डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। आपने राम राम 2 बार लिख दिया तो ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के उसमें से एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। डेबिट मस्ट नीडेड क्रेडिट एंड क्रेडिट मस्ट नीडेड डेबिट। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल्स। प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होंगे, उनमें से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। डेबिट को क्रेडिट्स की जरूरत होगी और क्रेडिट्स को डेबिट की जरूरत होगी। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है आपका। आइए इसके बाद हम आते हैं, तो अकाउंटिंग की मीनिंग वोनिंग के पार्ट्स पे बहुत आपको काम करने की जरूरत नहीं। फिर आप जब अकाउंटिंग में आगे बढ़ेंगे तो अकाउंटिंग में करते क्या है हम लोग। अकाउंटिंग का नेचर जान लीजिए। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। क्वेश्चन पूछता है अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। नीचे पहला ऑप्शन आर्ट, दूसरा ऑप्शन साइंस, तीसरा बोथ, तीसरा नन ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग दोनों है, आर्ट्स भी है और साइंस भी है। ये अकाउंटिंग का नेचर हो गया आपका। फिर अकाउंटिंग में करेंगे क्या आप अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस को मनी में रिकॉर्ड करेंगे। पहला काम होगा रिकॉर्डिंग। कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में या सब्सिडरीज बुक्स में। जर्नल बुक है, सब्सिडरी बुक्स भी एक बुक्स है आपका। जर्नल जहां ट्रांजैक्शंस कम हो वहां आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और जहां ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं वहां आप सब्सिडरीज बुक्स में रिकॉर्ड्स करते हैं। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और यहीं से अकाउंटिंग का श्री गणसाय क्या होता है, शुरू हो जाता है। दूसरा काम अकाउंटिंग में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो यहीं आ जाइए, पहला टॉपिक हम लोग का यहीं स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, पहला टॉपिक है जर्नल। जर्नल जानते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक्स में रिकॉर्ड्स करते हैं एज पर डबल एंट्री सिस्टम, वो जर्नल कहलाता है।
जर्नल में डेली रिकॉर्ड्स किया था। डेली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जर्नल में कब रिकॉर्ड होता है, वीकली, मंथली, ईयरली, डेली। ट्रांजैक्शंस को डेली बुक्स में रिकॉर्ड्स किया था। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। जर्नल में क्या किया जाता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड्स किया जाता है। जर्नल एक बुक है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स किया जाता है। जर्नल में क्या बताता है, जर्नल में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है कि किस डेट को बिजनेस में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें क्या डेबिट है और उसमें क्या क्रेडिट है। फिर आप जर्नल कर लेंगे। अब यही से आपको मैं बैक ला रहा हूं कि जर्नल कैसे करेंगे आप। अब आइए, आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। रिकॉर्डिंग आप डबल एंट्री सिस्टम से करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के पहले आपको क्या चीज चाहिए, 3 चीजें आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले चाहिए। पहला, हर ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स, जैसे गुड्स सोल्ड टू रोहन, एक गुड्स और एक रोहन हो गया। मशीन परचेज इन कैश, एक मशीन और कैश। सबसे पहले 2 एस्पेक्ट खोजना होगा, खोज लिया आपने। फिर उन 2 एस्पेक्ट्स को रिलेट करिए। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आ जाइए, एक क्वेश्चन इससे हमेशा पूछता है, रूल्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ जर्नल, इसी को कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। कैसे, अब उन 2 एस्पेक्ट जो आप खोजे हैं उनमें एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कैसे करेंगे आप डेबिट क्रेडिट, इसके लिए रूल्स ऑफ जर्नल है। 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। हर साल एक क्वेश्चन आता है पहचानने को, पूछेगा बताइए कैश कौन सा अकाउंट है, पूछेगा बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, पूछेगा कैपिटल कौन सा अकाउंट है। हर साल एक क्वेश्चन पक्का रहता है इससे। सुनिए, पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस के नाम से ओपन किया जाए वो पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे कि मान लीजिए राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोहन लाल एंड सन्स अकाउंट, रिलायंस अकाउंट्स, ठीक है ना। फिर से टाटा बिरला अकाउंट, जितने भी कंपनियां, फर्म हैं, संजय ट्यूटोरियल्स अकाउंट, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। इसी में रिप्रेजेंटेटिव भी आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी आउटस्टैंडिंग मीन्स बिजनेस के ऊपर खर्चे ड्यू है और पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सब पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट है। कई बार पूछ चुका है कैपिटल कौन सा अकाउंट है, तो क्योंकि कैपिटल तो एक पर्सन लगाता है ना, ओनर लगाता है ना, तो कैपिटल किसी ओनर से रिलेटेड है। ड्राइंग्स भी ओनर भी ड्रॉ करता है। तो पहला, पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन, किसी फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन के नाम से ओपन किए जाए। कैपिटल और ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है। और साथ में जो बताया हूँ आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब पर्सनल अकाउंट है। रूल्स क्या है, डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवन। जो बिजनेस से पाएगा फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, वो डेबिट होगा। जो बिजनेस को देगा फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, वो क्रेडिट होगा। दूसरा, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स मतलब जिसके अंदर रियलिटी हो, जिसको आप देख सके, छू सके, वो सब रियल अकाउंट्स है। मशीन, प्लांट, कैश एट बैंक, ठीक है ना, स्टॉक, ठीक है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, व्हीकल्स, ये सब आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा, जो कुछ बिजनेस जाएगा वो क्रेडिट होगा। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट्स। इस अकाउंट्स में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स आते हैं। यानी बिजनेस के एक्सपेंसेस, बिजनेस के लॉसेस, बिजनेस के इनकम्स गिने से मायने। सैलरी पेड एक्सपेंसेस है, रेंट पेड एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, लॉस बाई फायर लॉस है, लॉस बाई थेफ्ट लॉस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी गेन है। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस आता है। क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट होगा और इनकम्स और गेन क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक क्वेश्चन हर साल, एक क्या 2-2 क्वेश्चन में दिखाऊं, अभी पेपर आप दिखाऊंगा आपको। इससे पूछता है बताइए कौन सा अकाउंट है, और रूल्स ही पूछा है, इसका रूल्स क्या होता है। पूछेगा डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर इज विच अकाउंट्स रूल, नीचे ऑप्शंस आएंगे। तो ये हाँ आप सीखे कि पहले आप हर ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स करेंगे। उन 2 एस्पेक्ट्स में से 2 एस्पेक्ट जो होगा उसको रिलेट्स करेंगे, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। और पर्सनल होगा तो पर्सनल के रूल से डेबिट क्रेडिट कर देंगे, और नॉमिनल होगा तो नॉमिनल के रूल से, अगर रियल होगा तो रियल के रूल से। आपने क्या किया, ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया, जर्नल हो गया आपका। फिर जर्नल के बाद आप क्या करेंगे, लेजर इज अ बुक, खाता बही लेजर बुक है। लेजर जर्नल के बाद होता है। जर्नल में हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को
डेबिट क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड्स करते हैं। जर्नल के बाद अकाउंटिंग के स्टेजेस देखिए आप, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और रिजल्ट्स, ये आपके अकाउंटिंग के स्टेजेस हैं, ठीक है ना, ये आपके अकाउंटिंग के स्टेजेस हैं। जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे, जर्नल में। इसी को जर्नल या सब्सिडरीज बुक्स, अभी मैं यहीं पढ़ाऊंगा आपको इसके बारे में। आइए यही आप जर्नल आप सीख गए, इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैंने बता दिया। अब यहीं आइए सब्सिडरी बुक्स में आ जाइए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ जर्नल में रिकॉर्ड न करके सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाती है। और सब्सिडरीज बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ डिफरेंट बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, डिफरेंट बुक्स यहाँ रखे जाते हैं, डिफरेंट यहाँ बुक्स रखे जाते हैं, ठीक है। आइए बताता हूँ, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। फिर आई इसके बाद बीआर बुक, फिर बीपी बुक, फिर लास्ट आपका जर्नल प्रॉपर, ये बुक्स है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में हमेशा। अब आइए क्या है सब्सिडरी बुक। अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड्स करेंगे, उसको आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सब्सिडरीज बुक्स में कैश बुक, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। और कैश बुक आप पढ़े होंगे, 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। यही बता रहा हूँ, 1 कॉलम कैश बुक मतलब जहां अमाउंट का 1 कॉलम हो, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। 2 कॉलम कैश बुक जहां अमाउंट के 2 कॉलम हो, कैश डिस्काउंट इधर भी उधर भी, या बैंक डिस्काउंट या कैश बैंक, अमाउंट के 2 कॉलम कोई भी हो। 3 कॉलम कैश बुक जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम डेबिट में भी हो क्रेडिट में भी हो, जैसे कि कैश बैंक डिस्काउंट्स। और यहीं आइए कैश बुक का जो 3 कॉलम कैश बुक है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है, जब मेरे बिजनेस का कैश और मेरा बैंक अकाउंट दोनों अफेक्ट्स हो। ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे कैश और बैंक दोनों प्रभावित हो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेरे पास से कैश जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों प्रभावित हो रहा है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया, मेरा बैंक बैलेंस घटेगा और मेरे बिजनेस का कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों आए, एक एस्पेक्ट कैश हो एक एस्पेक्ट बैंक हो, वो कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। परचेज बुक, परचेज 2 होता है, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। कैश परचेज यहां चला गया, तो यहां परचेज बुक्स में आप क्या रिकॉर्ड्स करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, फर्नीचर नहीं, एसेट्स नहीं। आप बिजनेस के लिए जो गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हैं वो परचेज बुक्स में रिकॉर्ड होगा। और कैश परचेज कहां रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। सेल्स बुक, सेल्स 2 होता है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कैश बुक में चला गया और क्रेडिट सेल्स यहां आ जाएगा। फिर परचेज रिटर्न को यहां रिकॉर्ड्स करेंगे, सेल्स रिटर्न को यहां रिकॉर्ड्स करेंगे, बीआर को, बिल्स रिसीवेबल को यहां रिकॉर्ड्स करेंगे, बिल्स पेबल को यहां रिकॉर्ड्स करेंगे। और सुनिए, वह ट्रांजैक्शन जो ऊपर में कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो कहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। यानी वह ट्रांजैक्शन जो इनमें से कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो कहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर। सपोज करिए बिजनेस के लिए फर्नीचर 50,000 का क्रेडिट पे खरीदा, 50,000 का फर्नीचर उधार खरीदा, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर वो कहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल प्रॉपर मींस जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा होगा, ट्रांजैक्शन दे देगा, कहेगा बताइए सब्सिडरी बुक्स में कहां रिकॉर्ड करेंगे आप, ऑप्शन दे देगा, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे आप, जर्नल प्रॉपर में। तो ये आपका रिकॉर्डिंग कहां होगा, जर्नल में। अगर बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, तो अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो आप इन बुक्स में रिकॉर्ड्स करेंगे। देखिए यहां से एक क्वेश्चन और यहां से कम एक क्वेश्चन, इससे मिलना आपको फिक्स है। फिर आइए अब कहां आ रहे हैं आप, दूसरे स्टेज पे। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते ही सब कुछ हो गया, नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेज है, यहां तो अकाउंटिंग का शुरुआत है। इसने आपको क्या बताया, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा है और कुछ नहीं। अभी तो पूरे अकाउंटिंग में बहुत काम करना है। अकाउंटिंग का काम क्या है, ध्यान सुनिएगा,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, पहला टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यवसाय के लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से पुस्तकों में लिखना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, अभी कहां हुआ। तीसरा टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। चौथा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, बिजनेस के जो अकाउंटिंग के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आते हैं वो अपने डिफरेंट पार्टी यूजर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तो हमारा सिर्फ रिकॉर्डिंग हुआ। दूसरा है हमारा क्लासिफाइंग, ठीक है। अब हम क्लासिफाइंग पे आ रहे हैं, ये दूसरा स्टेज है और ये हम कहां करेंगे, लेजर में। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग क्या होगा, लेजर इज अ बुक, लेजर एक बुक है जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स अलग अलग ओपन किए जाते हैं। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स वेरियस अकाउंट, लेजर एक बुक है, बही है जिससे विभिन्न खाते खोले जाते हैं। लेजर प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी अकाउंट, लेजर हमें एक एक खाते के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है। आइए, आप जर्नल करने के बाद हर अकाउंट्स का अलग अलग पेज ओपन करेंगे, कैश अकाउंट अलग ओपन करेंगे, परचेज अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग, कैपिटल अकाउंट्स अलग, सैलरी अकाउंट अलग, इंटरेस्ट। आप एक एक अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जनवरी मंथ का सेल्स क्या है तो आप इससे नहीं बता पाएंगे। आपको कोई पूछ दे कि 6 महीने का कैश की पोजीशन क्या है तो आप इससे नहीं बता पाएंगे। तो लेजर आपको एक एक किसी भी अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो आइए लेजर में आ जाइए। जर्नल के बाद लेजर होगा, लेजर बुक है और अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बुक है। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में आपका, अकाउंटिंग का पैरामाउंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक। इसे किंग्स बुक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, अकाउंटिंग का किंग्स बुक्स भी कहा जाता है इसको। इसमें जर्नल के बाद लेजर होता है। अब सुनिए, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, आप अकाउंट्स ओपन करते हैं, अकाउंट्स क्लोज करते हैं। जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो वैसे आप एट द एंड ऑफ द ईयर के पहले सारे अकाउंट्स को सीडीबीडी करते जाइए, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जितने नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जितने नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जितने पर्सनल, जितने रियल है, उनको कैसे ट्रांसफर करेंगे, सारे पर्सनल अकाउंट को सीडीबीडी करेंगे। रियल अकाउंट्स में जो गुड्स हैं, परचेज सेल्स वगैरह, इनको आप ट्रेडिंग अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। जो असेट्स हैं, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, कैश, बैंक, इनको सीडीबीडी करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, एक्सपेंसेस हैं, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। पूछता है कि अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में सैलरी कहां ट्रांसफर करेंगे आप, तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपेंसेस अकाउंट्स, इनकम्स अकाउंट, लॉसेस अकाउंट्स, एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल में ट्रांसफर करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उनको आप कहां कहां कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये सेंस है। अब आइए, लेजर कंप्लीट हो गया आपका। तीसरा स्टेज समराइजिंग, जानते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा थर्ड स्टेज है, ये ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे इससे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, तलपट कहते हैं इसको। अब सुनिए, आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, उनको क्लासिफाई कर लिया, अलग अलग अकाउंट्स खोल लिया लेजर में। अब आपको समरी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बिजनेस का ओनर हूं, आप मेरे अकाउंटेंट हैं, तो मैं रोज बिजनेस में आऊंगा नहीं, मैं तो बिजनेस को प्रमोशन के लिए बाहर काम करूंगा ना। मैं 1-2 महीने पे आता हूं और मैं, आप मेरे अकाउंटेंट हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताना सेल्स क्या है, परचेज क्या है, तो आप मुझे ये बुक्स मत दो, मुझे आप समरी दो 1 पेज का। तो ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ट्रांजैक्शन का समरी है जो 1 पेज में होता है। ट्रायल बैलेंस, सुनिए ध्यान से, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। जर्नल बुक है, लेजर बुक है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो गणितीय शुद्धता, अंक गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया था, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। और इट्स प्रोवाइड समरी ऑफ लेजर्स अकाउंट्स। लेजर में जो अकाउंट्स खोले हैं ना, जर्नल से लेजर, और लेजर में जितने अकाउंट्स खोले हैं उनकी सारी समरी कहां दिखाई देगी, ट्रायल बैलेंस। कैश यहां 1 लाइन में आएगा, परचेज 1 लाइन में आएगा, सेल्स 1 लाइन में आएगा। ट्रायल बैलेंस क्वार्टरली बन सकता है, हाफ ईयरली, एनुअली, एज पर नीड्स, जैसे बनाना चाहे वैसे बन सकता है।
तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी समरी पता कर लेंगे। तो ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है और ये लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस की समरी को प्रोवाइड्स करता है। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ही आपको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा पता चलेगा। यहां पे फॉलो करिएगा। अब आइए ट्रायल बैलेंस में दूसरा, ट्रायल बैलेंस कितने मेथड्स बनते हैं? 3 मेथड्स, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में आपके। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड है। टोटल मेथड जहां हम लेजर अकाउंट्स के टोटल से बनाएंगे, लेजर में खोले गए अकाउंट टोटल से बनाएंगे। बैलेंस जो लेजर में अकाउंट्स खुले उनके बैलेंसेस से बनाएंगे। और तीसरा दोनों को मिला के टोटल बैलेंस दोनों। यानी ट्रायल बैलेंस 3 मेथड से बनते हैं, टोटल मेथड से, बैलेंस मेथड से, टोटल एंड बैलेंस मेथड से। अब आइए यहीं पे ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड टैली कर जाना चाहिए, एग्री हो जाना चाहिए। बट कभी एग्री करता है, कभी एग्री नहीं करता है। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड एग्री नहीं कर रहे हैं तो 100% एरर्स हुआ है, कहीं ना कहीं एरर्स है। और अगर ट्रायल बैलेंस के का टोटल मैच कर गया तो इस बात की श्योरिटी भी नहीं है कि एरर्स नहीं है। ट्रायल बैलेंस के मैच कर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि एवरीथिंग इज करेक्ट। कुछ ऐसे एरर्स हैं जिन एरर्स के होने पर भी ट्रायल बैलेंस क्या करता है, मैच कर जाता है। आइए यहीं पे एरर्स का टॉपिक आएगा और एरर्स से हर साल एग्जाम में आप क्वेश्चन आते हैं। एरर्स को मैं 2 पार्ट से बांट रहा हूं। एरर्स विच नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, अशुद्धियां जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती हैं। पहला एरर्स ऑफ ओमिशन, जहां अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करता है, न तो जर्नल न तो लेजर। जब वो जर्नल लेजर में रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, और ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा तो दोनों साइड अमाउंट उतना नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर्स ऑफ ओमिशन में छूट जाने वाली स्थितियां, किसी भी लेन देन को आप अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तभी ट्रायल बैलेंस बन जाए आपका मैच कर जाएगा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया बट डेबिट करना चाहिए कुछ, कर दिया कुछ आपने। ये गलतियां कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स के नॉलेज नहीं होने से होती हैं। फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल कराया, वेजेस दिया 10,000, अकाउंटेंट ने वेजेस को डेबिट कर दिया, जबकि मशीन के इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वहां मशीन डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट्स अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ अकाउंटेंट ने क्या किया, वेज अकाउंट डेबिट कर दिया, होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट। तो दूसरा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सैद्धांतिक अशुद्धियां। इसमें अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बट डेबिट करना चाहिए कुछ, कर देता है कुछ, क्रेडिट करना चाहिए कुछ, कर देता है कुछ। तो यहाँ वो रिकॉर्ड करता है बट उसे कैपिटल और रेवेन्यू का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता है, इस तरह गलतियां करता है। एरर ऑफ कमीशन, यहाँ वो रिकॉर्ड्स करता है या तो अमाउंट्स कम या ज़्यादा लिख देता है या वो साइड चेंज कर देता है, राम की जगह श्याम को लिख देता है। ये एरर्स ऑफ कमीशन। चौथा कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूरक शुद्धियां। कंपनसेशन एरर में एक से ज्यादा एरर्स होंगे और एक एरर्स में जितना अमाउंट शॉर्ट है दूसरे एरर्स में उतना अमाउंट ज्यादा होगा, या एक एरर्स में जितना अमाउंट ज्यादा है दूसरे में उतना अमाउंट कम होगा। एक एरर्स दूसरे एरर्स से कंपनसेट हो जाएगा बट एरर्स का सोल्यूशन नहीं, यह है कंपनसेटिंग एरर्स। 4 हुआ एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर। 5वां ओमिशन इन लेजर्स, आपने जर्नल किया लेजर किया ही नहीं। अब जर्नल करेंगे और लेजर नहीं करेंगे तब भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। यानी 5 ऐसे एरर्स हैं जिन एरर्स के होने पर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। इसलिए अकाउंटेंट को ट्रायल बैलेंस जब मैच कर जाए तो कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए और एक बार पूरे बुक्स को चेक करना चाहिए कहीं ये एरर्स तो नहीं हुए बुक्स में। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर साल एरर्स पे क्वेश्चन है। दूसरा एरर्स अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, वे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। यहाँ तो साफ साफ हमको दिखता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। जो ट्रायल बैलेंस से डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करता है तो ये तो सिंबल है, एरर्स हुआ है। ये एरर्स कहाँ होते हैं, मोस्टली लेजर में। लेजर में कैसे, बैलेंस निकालने में गलतियां होती हैं, रॉन्ग साइड पोस्टिंग करने में गलतियां होती हैं, अमाउंट्स गलत लिखने से गलतियां होती हैं, डबल साइड पोस्टिंग करने में होता है, एक साइड में पोस्टिंग नहीं करने से होता है, लेजर्स के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में गलत साइड में ट्रांसफर करने से ऐसे एरर्स होते हैं, रॉन्ग अमाउंट ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने से होते हैं। ऐसे बहुत से एरर्स हैं जो कहते हैं एरर्स अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यहां से आपको मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस से डेफिनेट 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। लास्ट रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स आप बताऊं यहाँ पे, ये रिजल्ट्स जो है, ये रिजल्ट जो बता रहा हूं ये रियल में समरी है बट मैं इसको अलग पार्ट्स में ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग पार्ट्स में ले रहा हूं। समरी में ही यही आता है लेकिन मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूं आपको समझाने के लिए। रिजल्ट्स, हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हम जानना चाहते हैं कि बिजनेस में 1 साल के बिजनेस में क्या प्रॉफिट
हुआ है, क्या लॉस हुआ। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। इसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी को कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आइए एट द एंड ऑफ द ईयर आ गए हम लोग, और एट द एंड ऑफ द ईयर में हम बिजनेस के एक साल के प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने जा रहे हैं। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में 31 मार्च अगर आपका क्लोजिंग है, 31 मार्च को आप जानना चाहेंगे पूरे बिजनेस में, एक साल के बिजनेस में आप प्रॉफिट्स में है कि लॉस में है, ये पता चलेगा आपको। अब यहां पे आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। सबसे लास्ट बनेगा, लास्ट, ये सबसे लास्ट बनता है, फाइनल बनता है, इसीलिए हम इसको फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। अंतिम खाते, इसके बाद कुछ नहीं बनता, इसका बुक्स क्लोज, इसीलिए इसको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। और एडवांस लैंग्वेज में इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब आइए, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू बिजनेस की दो चीजें पता की जाएंगी, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। अब सुनिए, इसमें तीन चीजें बनती हैं। सबसे पहले बनेगा इसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स। क्या बनेगा पहला इसमें? पहला बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स। इसमें पहला ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और तीसरा आपका बैलेंस शीट बनेगा। अब सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट्स आपके बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को बताता है। एक साल जो आपने बिजनेस किया है उस बिजनेस में आपका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग मींस, जरा कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग मींस खरीदना बेचना होता है, ट्रेड खरीदना बेचना, क्या गुड्स। इस अकाउंट्स में गुड्स के परचेस सेल्स से रिलेटेड चीजें होती हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दो चीज आते हैं, गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। क्रेडिट में बाई सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। और यहीं पे जो डिफरेंस आएगा, डेबिट में आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में जाएगा तो ग्रॉस लॉस। ये पहला स्टेज है। फाइनल अकाउंट्स में तीन स्टेज हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ग्रॉस प्रॉफिट पता कर रहा है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिजनेस के एक साल के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बताता है। पीएल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। पीएल अकाउंट बिजनेस के एक साल के प्रॉफिट लॉस को बताता है। एक साल, एक दिन का नहीं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एंड ट्रेडिंग पीएल मिला के एक साल के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा। और बैलेंस शीट, ध्यान दीजिएगा, इससे पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, श्योर। पहला लाइन बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए बनाया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने बनाया जाता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, कौन सा स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। पहला ये स्टेटमेंट है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड असेट्स होता है। और सुनिए, बैलेंस शीट पूरे साल का नहीं होता है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बैलेंस शीट जो बनाया जाता है वो किस पीरियड का होता है? एक साल का, 6 महीने का, 3 महीने का या एक दिन का? जिस डेट को आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसी डेट की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा वो। बैलेंस शीट आप 31 मार्च को बना रहे हैं तो 31 मार्च को आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वही बताएगा। 30 मार्च को क्या था नहीं पता, 1 अप्रैल को क्या होगा नहीं पता। तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एट अ पर्टिकुलर डेट एज ऑन। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च, ये सिर्फ 31 मार्च को बताता है। जबकि पीएल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च, पूरे साल को बताता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अब आइए, यहीं पे क्वेश्चन है आपका लायबिलिटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, जिसमें हम जितने बिजनेस के ऊपर ड्यूज लायबिलिटी से दिखाते हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं और ड्राइंग को लेस करते हैं। एसेट्स में आइए, डिफरेंट जितने एसेट्स बिजनेस के पास है सब दिखाएंगे हम लोग। वैसे इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। अब सुनिएगा, एक टॉपिक यहाँ आएगा, करेंट लायबिलिटीज और करेंट एसेट्स। करेंट एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करेंट एसेट्स होता है। एग्जाम पूछता है कि विच वन इज करेंट एसेट्स, 4 ऑप्शन दे देगा। वह एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करेंट एसेट्स है, और वह लायबिलिटी जो एक साल के अंदर पेबल है, एक साल के अंदर देना, वो करेंट लायबिलिटीज होती है। तो करेंट एसेट्स कैश,
इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, ठीक है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अक्रूड इनकम्स, ये सब आपका करंट एसेट्स है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर पेबल हो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो, सैलरी या कुछ भी ऐसा, अनअर्न्ड इनकम, अनअक्रूड इनकम इसमें आएगा। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि बताइए विच वन इज करंट एसेट्स, विच वन इज करंट लायबिलिटीज, तो आप बता देंगे। तो ये बैलेंस शीट से क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस है। ये चार चीजें आप देखिए, अकाउंटिंग में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में रिकॉर्ड्स करते हैं, उनको लेजर में क्लासिफाई करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं और बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन निकाल लेते हैं। और सीक्वेंस यही होगा, जर्नल से लेजर, लेजर जर्नल से बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस लेजर में ओपन किए गए अकाउंट्स बनाएंगे और फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में एक पॉइंट और बता दूं, मैं भूल रहा था, ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस क्या क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो आप पढ़ें। डेबिट बैलेंसेस में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, असेट्स, ये सब डेबिट बैलेंसेस होते हैं। स्टॉक, स्टॉक आएगी असेट्स में, एक्सपेंसेस, लॉसेस और असेट्स ये डेबिट बैलेंसेस होते हैं। इसका उल्टा इनकम, गेन्स, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है। कई बार एग्जाम पूछा है कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, तो आंसर होगा डेबिट। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, आंसर होगा क्रेडिट। तो बैलेंसेस एक बार देख लीजिए कौन कौन से बैलेंसेस होते हैं। तो एक बार मैंने इसको कवर किया। अब इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें मेंशन करने जा रहा हूं, उस पर मेरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस टॉपिक से हम बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ और चीजें जो उससे रिलेटेड हैं उस पर काम करने जा रहे हैं। एकदम आइडियाज मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं, किससे किससे क्या क्या क्वेश्चंस हैं एक। अब आइए, सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये पीछे का ही टॉपिक है बट हम एक सीक्वेंस में बता रहे थे। अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस, कोई ऐसा ईयर नहीं जिससे क्वेश्चंस न पूछा हो। हाँ, एक चीज और, पीछे ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक से मैं भूल गया था, बता दूं। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को कहां कहां दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस से कुछ आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रायल बैलेंस से कुछ आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ट्रायल बैलेंस से कुछ आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, या तो लायबिलिटी में जाएगा, तो एसेट्स में जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट मशीन है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में बैंक लोन है तो लायबिलिटीज में आएगा। ट्रायल बैलेंस में सैलरी है तो पीएल में जाएगा। ट्रायल बैलेंस में अगर वेजेज है तो ट्रेडिंग में जाएगा। पता है आपको, इंटरेस्ट रिसीव है तो पीएल क्रेडिट में जाएगा। वन थिंग, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या करेंगे आप। ये क्वेश्चन हर साल पूछा, हर साल नोट कर लीजिएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक हो तो कहां दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार दिखाया जाता है, एक ही बार। ट्रेडिंग से रिलेटेड तो ट्रेडिंग में, नहीं तो पीएल में, नहीं तो बैलेंस शीट में। ट्रायल बैलेंस के आइटम 2 बार नहीं दिखाए जाते, एक ही बार दिखाए जाते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो एक ही बार दिखाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक है मतलब एडजस्टमेंट्स में है तो 2 बार दिखाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हो तो एक ही बार दिखाएंगे बैलेंस शीट के असेट्स में। ये क्वेश्चन हर साल आया है। मैं आपको 3 साल का पेपर दिखाऊंगा, उस पर बात करूंगा। तो तीनों साल एक क्वेश्चन है कि इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस सोन इन, कहां शो किया जाएगा, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हर साल एक क्वेश्चन है, हर साल। अब आई अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, देखिए कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। ये देखिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, देखिए लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। ये देखिए मेन ओरिजिनल फॉर्म यही है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, ये कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट्स है वो 2 जगहों पर पड़ता है, वो 2 इन्हीं में से कहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बैंक से 2 लाख लोन लिया, बैंक से लोन लेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, मेरा असेट बढ़ जाएगा और मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। यानी बैंक लोन लेने से वन साइड असेट बढ़ रहा है, वन साइड लायबिलिटीज बढ़ रहा है। फॉलो कर रहे हैं। मशीन परचेज इन कैश, मशीन खरीदेंगे तो मशीन आ रहा है, एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा, और कैश जा रहा है, एसेट्स घटेगा। यानी इससे एसेट्स ही घटेगा, वो बढ़ेगा। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट 2 जगह पड़ता है, इन तीनों में से कहीं भी।
अब सुनिए एग्जाम में क्या पूछेगा, पूछेगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको गलत दे देगा, बस इन्हीं में से कोई एक सही रहेगा, इसको इसी के बेस पे हम बना लेंगे। और यही नहीं, इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, कैपिटल और लायबिलिटीज के अमाउंट दे देगा, आपसे एसेट्स पूछ लेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि असेट्स जो है, असेट्स दे दिया है 10 लाख, ठीक है ना, और लायबिलिटीज दे दिया है 4 लाख, देख रहे हैं आप, तो क्या निकाल दीजिए, कैपिटल निकाल दीजिए, रखिए यहां वैल्यू, ये देखिए लायबिलिटीज कितना दिया है, ये देखिए। अगर किसी भी इक्वेशन पे जाइए आप, अगर आपको क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, तो देखिए ये वाला इक्वेशन काम कर रहा है, यहां रखिए क्या है, देखिए कैपिटल एसेट्स कितना दिया है 10 लाख, रख दिए 10 लाख, कितनी लायबिलिटीज है 4 लाख, लेस कर दीजिए, ये देखिए कितनी वैल्यू आ गई आपकी 6 लाख। देखिए आगे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, और ये लाइन तो हमेशा दिया होता है, बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सा ट्रू है, तो आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू ऐसे, इसी से आप सब सही लेंगे, और इस पे न्यूमेरिकल जो होगा वो सॉल्व कर लेंगे आप। हमेशा एग्जाम में हर साल 1 क्वेश्चन, कई बार तो 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैल्यू दे दिया है असेट्स की, असेट्स सुनिए, असेट्स में 3-4 दे देगा, मशीन की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू, कैश की वैल्यू दे देगा, लायबिलिटीज में क्रेडिटर की वैल्यू दे देगा, और पूछ देगा कैपिटल क्या है, तो एसेट्स में सब एक साथ रख दीजिए जोड़ के, लायबिलिटी जितना है वो एक साथ रख दीजिए, निकाल लीजिए। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है आपका, इससे हर साल आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बताता हूं कि जो अकाउंटिंग का शुरू का टॉपिक है वहां आपको वापस ले जा रहा हूं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस की बात मैं आपसे करता हूं। पता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बहुत से कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के हैं, एक बार अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग पीरियड इंडिया में 1 साल का होता है, ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस हैं। एक टॉपिक में यहाँ स्पेसिफिक बताने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस 3-4 हैं, उसमें से एक कन्वेंशन पे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वह है आपका कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, रूढ़िवादिता की प्रथा, रूढ़िवादिता की प्रथा। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम फ्यूचर के लॉसेस के लिए बुक्स में पहले ही प्रोविजंस कर लेते हैं, यानी भविष्य में जो हानियां होनी है उसको हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ये किस बेसिस पे करते हैं, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग या प्रूडेंस के अकॉर्डिंग। इसी पे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो 31 मार्च को हमारा स्टॉक वैल्यू होता है, वो स्टॉक किस प्राइस से वैल्यू होता है। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन पूछता है स्टॉक का वैल्यूएशन, जो स्टॉक बचा है उसका कॉस्ट प्राइस लेंगे, उसका मार्केट प्राइस लेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होगा वही स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा। यानी स्टॉक वैल्यूड कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लोअर, यानी जो गुड्स बचा है, जो स्टॉक बचा है उसका कॉस्ट प्राइस ले लीजिए, उसका मार्केट प्राइस ले लीजिए, जो दोनों में कम हो उसी को रिकॉर्ड करें। एक क्वेश्चन ये बन गया कि स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्राइस पे होता है। पहला ऑप्शन रहेगा कॉस्ट प्राइस, दूसरा ऑप्शन रहेगा मार्केट प्राइस, तीसरा ऑप्शन रहेगा जो दोनों में ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर, चौथा ऑप्शन होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। यही आंसर होगा। जो स्टॉक बचा है उसका कॉस्ट प्राइस पता करेंगे, उसका मार्केट पता करेंगे, जो दोनों में कम होगा वो स्टॉक की वैल्यू मान ली जाएगी। और ये किस कन्वेंशन में बेस्ड है, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की प्रथा यानी प्रूडेंस के ऊपर बेस्ड है। तो थोड़ा सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन भी देख लीजिएगा। अब आइए शुरू से मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, ये सब बताया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किया, अकाउंटिंग इक्वेशन लिया। इसके बाद आप आगे बढ़िए, पार्टनरशिप अकाउंट्स में आइए आप। यहाँ थोड़ा सा और यहाँ बैक आके बता दूं आपको, थोड़ा सा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देख लीजिएगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, कैशबुक और पासबुक के जब बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं तो उन बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए बनाया जाता है। कौन बनाता है ये पूछता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ट्रेडर बनाता है, व्यापारी बनाता है, बैंक नहीं बनाती। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताता आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक क्वेश्चन देगा, डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन का होता है, ठीक है, जब पेमेंट्स ड्यू डेट आता है 3 दिन और जोड़ते हैं। और जब बिल डिसऑनर होता है, जो नोटिंग चार्ज होती है, भले वो ड्रॉयर पे कर दिया हो बट वो किससे लिया जाता है, ड्रॉइज से लिया जाता है। इसको माइंड करिएगा।
उसके बाद हम आ रहे हैं डेप्रिसिएशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जानते हैं फिक्स एसेट जो बिजनेस में यूज करते हैं, लैंड छोड़ के फिक्स एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू घटती है, और एसेट की जो वैल्यू घटती है वो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कॉल किया जाता है। कहा जाता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन के बहुत से कॉजेज हैं, वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल ऑफ एसेट्स, आउटडेटेड ऑफ एसेट्स, ऑब्सोलेंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज, ये सब ऐसे कॉजेज हैं जिनसे एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, घटती है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट्स मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट्स मेथड, इसी को कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, और इस मेथड में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे किया जाता है, जिस कॉस्ट पे एसेट्स परचेज किया जाता है और एक्सपेंसेस है तो उसको काउंट करके। और इस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है। डेप्रिसिएशन निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर लाइफ ऑफ एसेट्स तो देखिए मैं मेंशन किया हूं, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और लाइफ ऑफ एसेट्स से डिवाइड कर देंगे तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और एक डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा। अगर रेट दिया है तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। तो ये है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है, और एसेट्स डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एसेट्स के ओरिजिनल प्राइस पे होता है। दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसी को रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन घटता जाता है। इस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एसेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट पे ना लगा के जो एसेट्स की वैल्यू घट के डेप्रिसिएशन के बाद बचती है उस पर दिखाते हैं। जैसे 1 लाख का एसेट से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 90,000 बचा, सेकेंड ईयर 90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 90,000 पे 10% 9,000। अब थर्ड ईयर 90,000 माइनस 9,000 81,000, थर्ड ईयर 81,000 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन जो वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बचता है एसेट्स की, उस घटे हुए वैल्यू पे लगाते हैं, WDV पे लगाते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू पे लगाते हैं, ठीक है। और सुनिए फिक्स एसेट्स में फिक्स एसेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट्स की वैल्यू एक टाइम पे जीरो हो जाता है, पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बेस्ट मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही काउंट किया जाता है, ठीक है। आइए इसके बाद एक चैप्टर की बात करते हैं, वेट सॉरी, एक मेथड और देखिए, अभी 2-3 मेथड बताना मुझे। एन्युटी मेथड, इस मेथड में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एन्युटी टेबल से होता है। यह मेथड लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, वह संपत्तियां जो लीज पे ली जाती हैं उस पर किया जाता है। और इस मेथड पे एसेट्स के बैलेंस पे इंटरेस्ट का भी प्रोविजन है। पूछा हुआ है किस मेथड में इंटरेस्ट का प्रोविजन है, तो एन्युटी मेथड। फिर डेप्रिसिएशन फंड मेथड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड है। ये दोनों मेथड एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए होता है, पुराने में एसेट्स को हटा के नए एसेट्स को रखने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन है, हमेशा आपके एग्जाम पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एवरेज ड्यू डेट की। आप इसको पढ़े हुए, कभी क्वेश्चन पूछता है एवरेज ड्यू डेट वह डेट है जिसपे बायर सेलर यानी दोनों पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होता है, यानी वह डेट पेमेंट्स की कैलकुलेट की जाती है जिसपे दोनों पार्टी को इंटरेस्ट से कोई लॉस नहीं होता है। अब इसके बाद आऊंगा एक बड़े टॉपिक्स पे काम करने जा रहा हूं, पार्टनरशिप अकाउंट। इससे आप एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आइए, सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट्स में आएंगे तो पार्टनरों के पीछे एग्रीमेंट होता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी संलेख। बहुत से फॉर्म में ये होता है, बहुत से फॉर्म में नहीं होता है। अगर आपके पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप बुक्स कैसे मेंटेन करेंगे। मान लीजिए आप अकाउंटेंट है और आपके फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कुछ भी रिटेन नहीं है, तो कैसे करेंगे आप। इस केस में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन से नियम लागू होते हैं। पहला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साझेदारों ने जो ड्राइंग किया है उस पर कोई इंटरेस्ट फॉर्म नहीं लेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर डीड नहीं है तब भी लोन पे 6% इंटरेस्ट फॉर्म लगाएगी। नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। और पांचवा, पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली, पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस को क्या करेंगे, इक्वली शेयर्स करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में अगर डीड नहीं है तो 5 रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, और मेनली क्वेश्चन पूछा है लोन पे इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, 6% पर एनम होगा। उसके बाद आएंगे आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पे आइए। जब एक पार्टनर्स फॉर्म में एडमिशन लेता है तो बुक्स मेंटेन होता है, और वहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, गुडविल, ठीक है। गुडविल
इंटेंजिबल एसेट्स है, और गुडविल बिजनेस का नेम फेम रेपुटेशन है, बट यहाँ गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड्स करना है, वैल्यू करना है, ठीक है। अब आइए गुडविल का वैल्यूएशन देखिए। पहले गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ डिफरेंट मेथड से है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये डिफरेंट मेथड है जिनसे आप गुडविल को वैल्यू करेंगे। इसमें एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में गुडविल कैसे निकालेंगे आप, जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा उनको ऐड कर लीजिएगा, और किसी ईयर लॉस होगा तो लेस कर दीजिएगा, यानी जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा जोड़ के उतने ईयर से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और फिर एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दीजिएगा, गुडविल आ जाएगा। कभी कभी गुडविल को वैल्यू करने के लिए पूछा हुआ है, तो इसके लिए तैयार रखिएगा। अब आइए, एक पार्टनर जो फॉर्म में एडमिशन लेता है, तो यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट गुडविल का है। ए और बी दो पार्टनर हैं जो 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को अच्छा जमा लिया, बहुत अच्छी गुडविल बन गई है। सी नया पार्टनर आ रहा है, सी कैपिटल लाएगा, वो तो ए बी ने भी लगाया, बट सी ने तो फॉर्म के लिए कुछ किया नहीं है, गुडविल बनाई नहीं है। तो ए और बी, जब सी आएगा तो जो प्रॉफिट पहले ए और बी में बढ़ता था 2 में, अब वो प्रॉफिट फ्यूचर में 3 में बढ़ेगा, यानी सी को मिलने वाला प्रॉफिट ए और बी से ही जाएगा, यानी ए और बी सी को प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे। तो ए और बी क्या लेंगे, तो ए और बी सी से बात करेंगे, भाई तुम हमें गुडविल कितनी अमाउंट ला के दो, तो ए और बी सी को प्रॉफिट देंगे, उसके बदले में सी गुडविल लाएगा, और वह गुडविल ए और बी अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। और यहाँ रेशियो, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, रेशियो। इस पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस पे जरा सा आप अलर्ट रहिएगा। रेशियो आप पढ़ें 11th 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स में, ठीक है। अब यहाँ आएंगे तो डिफरेंट रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी पहले कितना पाते थे, ओल्ड रेशियो, और जाने के बाद कितना पा रहे हैं, न्यू रेशियो। ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड में से न्यू घटा देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। इसी से आप बहुत चीजें निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए न्यू यहां आ जाएगा तो ये ओल्ड और ये इधर चला जाएगा तो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप। और अगर आप इसको ओल्ड रेशियो निकालना चाहें तो बहुत आराम से आप ओल्ड रेशियो भी निकाल सकते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो कैसे निकालेंगे आप, ओल्ड रेशियो में आप अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये यही रहेगा, ये सेक्रीफाइसिंग प्लस न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो हर साल एग्जाम पे रेशियो आता है। सुनिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में शेयर करते हैं। सी आ रहा है, सी को फ्यूचर में 1/5 प्रॉफिट देना है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करेंगे, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते हैं प्रॉफिट, पुराना रेशियो है उनका। नया पार्टनर सी आ रहा है 1/5 प्रॉफिट के लिए, तो अब आप निकालिए, तो यहाँ टोटल प्रॉफिट 1 मान लीजिएगा, उसमें से न्यू पार्टनर शेयर अलग कर दीजिए, 1 में से 1/5 4/5 बचा। अब ए का न्यू रेशियो निकाल लीजिए, ए का ओल्ड रेशियो इंटू जो रेस्ट बचा है, यानी न्यू रेशियो ऑफ ए क्या है, 2:3 था, 3:2 था, तो 3/5, और बचा कितना है 4/5, 2 एंड 3/5 इंटू 4/5, ये न्यू रेशियो होगा ए का। बी का कितना था 3:2 एंड 2/5, और बचा कितना 4/5, तो 2/5 इंटू 4/5 न्यू रेशियो आ गया, और तीनों को रख के अरेंज कर लीजिए, ये आ गया। ये तो प्रश्न में जब न्यू निकालने के बाद ऐसे करेगा। कभी कभी सेक्रीफाइसिंग पूछता है, कहेगा ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी जो 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नया पार्टनर आ रहा है, बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। अगर प्रश्न में न्यू रेशियो ना दिया हो और सेक्रीफाइसिंग पूछे, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो सॉल्व मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो अगर प्रश्न में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू नहीं दिया है, नया पार्टनर्स कितने हिस्से के लिए आ रहा है ये दिया है या नहीं भी दिया है, और आप सेक्रीफाइसिंग पूछ रहा है, तो जो ओल्ड होगा वही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए ये, तो अगर ओल्ड दिया हो और न्यू ना दिया हो तो वही ओल्ड क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो हर साल न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है रेशियो पे, तो आप पढ़े हुए हैं ओल्ड रेशियो कैसे, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं। तो जब सेक्रीफाइसिंग निकालना भी हो तो इसके लिए क्वेश्चन ओल्ड दिया होगा, आप न्यू निकालेंगे, तो ओल्ड में से न्यू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। इस पे क्वेश्चन है, मैं आपको आगे सॉल्व कराऊंगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद एडमिशन में ही आप गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। नया पार्टनर
जब आएगा तो गुडविल आएगा, वह गुडविल पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी नए पार्टनर जो गुडविल आएगा उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, सुनिए, रेशियो 3 है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पुराने पार्टनर में जो कुछ ही बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। और न्यू रेशियो यूज कब होगा? जब ओल्ड और न्यू पार्टनर में कोई चीज बांटेंगे तो न्यू रेशियो होगा। ओल्ड और न्यू को मिला के कोई आइटम बांटेंगे तो क्या होगा? न्यू रेशियो होगा आपका। तो यहां पे रेशियो का यूज जरूर दिखेगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमेशा आता है। फिर एडमिशन है, रिटायरमेंट्स में आएंगे, रिटायरमेंट में भी रेशियो का है। एडमिशन में क्या था? एक पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट में क्या होगा? एक पार्टनर जा रहा है। जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसकी बात करिए, तो वहां भी रेशियो को लिए कॉन्सेप्ट है। जब एक पार्टनर रिटायर होगा, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी की तबीयत खराब है, अब वो फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो एओसी से कहता है यार मैं अब नहीं करूंगा, मुझे रेस्ट करना है, अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, तो बी रिटायरमेंट ले रहा है। पहले लाभ 3 हिस्सों में बढ़ता था, बट बी के जाने के बाद लाभ सिर्फ 2 हिस्सों में बटेगा एओसी में। तो यानी बी के जाने के बाद ए सी का लाभ पहले से क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जहां एडमिशन में पुराने पार्टनर प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे थे, वहीं रिटायरमेंट में बचे पार्टनर प्रॉफिट्स को गेन करेंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। बी जा रहा है, पता है, तो बी जाएगा तो ए और सी गेन करेंगे। तो यहां पे उल्टा होगा, यहां ओल्ड रेशियो कम था, न्यू रेशियो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? जी आर गेनिंग रेशियो, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। और इसी से आप निकाल लेंगे ओल्ड रेशियो, निकाल लीजिए, वो यहां आ जाएगा, यानी न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, ये आपका ओल्ड रेशियो निकल जाएगा। फिर इसी से आप क्या निकाल लेंगे? न्यू रेशियो जब आपको निकालना होगा तो ये गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। तो इस पे भी रेशियो में क्वेश्चंस आते हैं। तो एडमिशन और रिटायरमेंट्स में तैयार रहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। और यहाँ क्वेश्चंस आप गुडविल का वैल्यूएशन, यहाँ पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। इसमें साथ में रेशियो पे क्वेश्चंस होते हैं और किसको किस रेशियो में बांटते हैं। जब एक नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वह गुडविल पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। एक पार्टनर्स के एडमिशन समय जो पहले से गुडविल पड़ी है वो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ की जाती है, ठीक है ना। बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर से है। इसी में आएंगे तो आपको बता दूं मैं आपको गार्नर वर्सेस मरे रूल। जब एक फॉर्म में पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, 2 या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो वहां पे गार्नर वर्सेस मरे रूल और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात होती है। एक पार्टनर जो इंसॉल्वेंट होता है उस पार्टनर का कैपिटल लॉस बचे पार्टनर कैपिटल रेशियो में शेयर करते हैं, यानी कैपिटल लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर borne by solvent partner in their capital ratio। जो पार्टनर दिवालिया हो जाता है उस पार्टनर के कैपिटल लॉस को बचे पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में उस लॉस को पूरा करते हैं। ये पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आपका टॉपिक है, ठीक है। तो पार्टनरशिप से भी तैयार रहिए। 2-3 क्वेश्चन स्पेशली इसमें न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार रहिए। न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे चीजें हैं, तो एडमिशन से क्वेश्चन, रिटायरमेंट से क्वेश्चन, पहले चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए थोड़ा सा बताओ अकाउंटिंग का जो शुरू का एक टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन वहां से पूछा हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या है। जैसे उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, पहले में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और सारी वो चीज़ दी हुई है। अकाउंटिंग AS 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। तो थोड़ा सा AS 1, 2, 3, 4 में क्या है इसको देख लीजिए। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। कंपनी से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पे आप देखिए तो कंपनी से एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं कि शेयर फॉरफीचर, जो कंपनी जो शेयर फॉरफिट करती है उस शेयर फॉरफिट को कंपनी फिर से री इशू कर देती है। तो फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने के बाद जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। यानी बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर री इशू ऑफ शेयर्स। एक क्वेश्चन इससे। दूसरा, सिंकिंग फंड के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तीसरा, डिवेंचर के रिडम्पशंस पे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। और
जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है DRR, उसमें प्रॉफिट्स का मैक्सिमम 100% लेते हैं, मिनिमम 25% लेते हैं। इस बार जो 25% वाला बुक्स पे चेक कर लीजिएगा। तो कंपनी से क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। आपको बताता हूं कि बीकॉम एंट्रेंस में अकाउंट्स का किसी टॉपिक का कोई सिलेबस नहीं है। क्वेश्चन कहां से पूछ देगा इसका वो नहीं, लेकिन मेरे पास जो पेपर्स हैं पिछले 5-7 साल के, उस पेपर्स के बेसिस से मुझे आइडिया है क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने आपको उसी बेसिस से बताया। तो मैंने देखा है कि जितने क्वेश्चन अकाउंट से पूछे जाते हैं वो क्लास 11th का जो आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्टनरशिप अकाउंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें कवर की। शुरू में मैंने अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम से स्टार्ट किया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। हाँ, एडजस्टमेंट्स पे आ जाइए, थोड़ा उसके बारे में जाइए। डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं आपके, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ कहाँ दिखाते हैं, एडजस्टमेंट्स में है तो ठीक है, प्रीपेड को कहाँ कहाँ दिखाते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काम करना है। तो मैंने अपने इस क्लास में अकाउंटिंग में का सिलेबस तो कुछ नहीं है, कहीं कुछ मेंशन नहीं है ये, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले वर्षों में एंट्रेंस क्लास पढ़ाने का, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, चाहे BHU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, उससे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको 90% क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको बताया इससे मिल जाएगा आराम से। मैंने आपको आज अकाउंटिंग का पोर्शन कवर किया, उसमें हिंट किया कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, बहुत हेल्प करेगा वीडियो आपको। और इन 5 सेक्शंस में किस सेक्शंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको अकाउंटिंग में, और किस सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह मैं अदर्स टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मैं इस 5 टॉपिक्स पे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, एकदम वरी मत होइए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे हैं, आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपको हर चैनल का हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर चैनल हर वीडियो लगाते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों को जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में DDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, उनको वो करिए। अब देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। मैं इस अकाउंटिंग के 3 से 4 साल के पेपर्स को आपके साथ लेके आऊँगा। आज मैं इस वीडियो को लगा रहा हूँ, फिर एक दिन तुरंत बाद मैं अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसी तरह मैं इस सारे टॉपिक्स पे काम करूँगा। और अभी से भी अगर आप अलर्ट हो जाइए इस 12-15 दिनों में, तब भी मैं आपको श्योर करता हूं कि आप मेरे सिर्फ इन टॉपिक्स के हेल्प से बहुत आराम से बीकॉम एंट्रेंस DDU यूनिवर्सिटी का आराम से अच्छे मार्क्स से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको मेरे गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कहीं कोई डाउट्स हो, कहीं कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और उसमें मुझे इसके बारे में बताइएगा क्या है। मैंने ऑनलाइन एंट्रेंस की क्लासेस भी चलाई, हमारे क्लासेस ओवर हो गए, अब मुझे बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। तो इस कोरोना पैंडेमिक में मैंने एंट्रेंस की तैयारी कराई, ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को तैयार कराया, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिला। बट आपको भी इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है, आप अलर्ट रहिए, ठीक है। बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को लेके आऊँगा और उस पर आपके साथ वर्क करूँगा। तो मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा।